Welcome back to this session of the Hindu newspaper analysis. Today we will discuss mainly three issues. The first issue is related to Waqf Amendment Bill 2024. The second issue is related to GST, and the third issue is related to World Water Day 22 March. So let's discuss all the issues in detail. What are various provisions in Waqf Act Amendment Bill 2024? The Union Government on August 8, 2024 introduced a bill in the Lok Sabha to amend the 1995 Waqf Act 1995 Act. यूनियन गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर अगस्त 8 को लोकसभा के अंदर 1995 वक्फ एक्ट के अंडर कुछ अमेंडमेंट करने के लिए लोकसभा के अंदर एक बिल इंट्रोड्यूस किया. द ड्राफ्ट लेजिस्लेशन प्रपोज टू बी रिनेम्ड द यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 2024. 1995 का जो एक्ट था उसका नेम वक्फ एक्ट था, जबकि अब जो ये अमेंडमेंट से रिलेटेड ड्राफ्ट रेडी किया गया है इसका नेम कुछ चेंज होगा और इसका नेम जो होगा वो यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 2024 होगा. The proposed amendment seek to reform the law by enhancing the center's regulatory authority over Waqf property and for the first time permitting the inclusion of non-Muslim members in the Waqf board. जो अमेंडमेंट न्यू इसके अंदर किए गए हैं इसके अंदर वक्फ प्रॉपर्टीज पर सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी को एनहांस किया गया है. साथ ही वक्फ बोर्ड के अंदर कुछ नॉन मुस्लिम मेंबर्स को यहाँ पर अब इंक्लूड किया जाएगा. दिस अमेंडमेंट इज एम्ड एट एनहांसिंग द एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टीज. ये जो अमेंडमेंट किए गए हैं इन अमेंडमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो वक्फ प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट एंड उसके एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को इन्हांस करना है. Opposition parties have opposed the bill, terming it an encroachment on Muslim rights. ओपोजिशन पार्टीज ने इस बिल का ओपोज किया है बिकॉज उनका कहना है कि इन अमेंडमेंट के थ्रू मुस्लिम राइट्स के ऊपर एक तरीके से एनक्रोचमेंट है. वाई ओपोजिशन लीडर्स इस बिल अमेंडमेंट का ओपोज क्यों कर रहे हैं? प्रोपोज्ड बिल हैव नॉट कंसल्टेड विद स्टेक होल्डर्स. जो ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा के अंदर इस बिल से रिलेटेड कुछ स्टेक होल्डर के साथ कंसल्टेशन नहीं किए गए. इनक्रोचेज अपॉन द मुस्लिम कम्युनिटीज रिलीजियस राइट. मुस्लिम कम्युनिटी के रिलीजियस राइट के ऊपर ये इंक्रोचमेंट है. अमेंडमेंट्स विल रिड्यूस वक्फ बोर्ड टू म्यूट स्पेक्टेटर्स इवन एट द एंटायर सेंटर इन्फ्रिजेज अपॉन अ होस्ट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम्स. ये जो अमेंडमेंट किए जा रहे हैं इन अमेंडमेंट के थ्रू वक्फ बोर्ड ओनली एक मूक स्पेक्टेटर्स के तौर पर रह जाएगा और कहीं ना कहीं रिलीजियस फ्रीडम्स पर ये सेंटर का इन्फ्रिजनमेंट के तौर पर देखा जा रहा है. वाई देयर इज अ नीड टू अमेंड वक्फ एक्ट 1995. 1995 के वक्फ एक्ट को अमेंड करने की जरूरत क्यों पड़ी? द वक्फ बोर्ड हैज बीन सेट अप टू असिस्ट अंडर प्रिविलेज मुस्लिम्स बट इंस्टेड इट इज बीइंग मिसयूज्ड टू फिल द पॉकेट्स ऑफ अ फ्यू पीपल. वक्फ बोर्ड मेनली अंडर प्रिविलेज मुस्लिम को असिस्ट करने के लिए इस्टेब्लिश किया गया था, बट ये जो एक्ट का हिस्ट्री रहा है ये कहीं ना कहीं फ्यू पीपल के पॉकेट्स को फिल करने के लिए ही इसका मिसयूज किया गया है. फॉर एग्जाम्पल इन दिल्ली फॉर्मर चीफ अमानतुल्ला खान डिड नॉट पे सैलरीज टू इमाम्स विच फाइनली दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर वी.के. सक्सेना मेड श्योर टू एलोकेट. यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है, दिल्ली का ये एग्जाम्पल है जहाँ पर फॉर्मर चीफ अमानतुल्ला खान ने यहाँ पर इमाम्स को सैलरी पे नहीं किया है और उसके बाद दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को यहाँ पर सैलरी एलोकेट करना पड़ा. विडो पेंशंस वर हेल्ड बैक एंड इशू रिलेटेड ट्रांसपेरेंसी ऑफ हाउ मनी वॉज स्पेंट ऑल्सो केम अप. यहाँ पर विमेन विडो वुमेन्स के लिए वक्फ बोर्ड के द्वारा जो पेंशन गिवन किया जाता था उससे रिलेटेड भी कुछ इशूज हैं और वक्फ बोर्ड किस तरह से मनी स्पेंड करता है उससे रिलेटेड ट्रांसपेरेंसी पर कुछ क्वेश्चन रेज हुए हैं. इवन अपॉइंटमेंट वर ऑल्सो डन ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ द चीफ. वक्फ बोर्ड के कुछ पोस्ट पर अपॉइंटमेंट यहाँ पर रिलेटिव्स मेंबर्स के किए गए, इससे रिलेटेड कुछ इशूज यहाँ पर रेज हुए हैं. इन सभी इशूज की वजह से वक्फ बोर्ड के अंदर कुछ अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ी. वक्फ लॉ इन इंडिया. इन इस्लामिक लॉ वक्फ रेफर टू द प्रॉपर्टी डेडिकेटेड इन द नेम ऑफ गॉड फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पज. इस्लामिक लॉ के अंदर वक्फ एक तरह की प्रॉपर्टी होती है जो कि रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पज के लिए गॉड के नाम कर दी जाती है. इट मीन्स यहाँ पर कोई भी रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पज के लिए यूज की जाने वाली जो प्रॉपर्टी है इस्लामिक लॉ के अंदर उसको वक्फ कहा जाता है. दिस कैन इंक्लूड एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी सेट असाइड फॉर द पब्लिक गुड. वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर मूवेबल एंड इमूवेबल दोनों टाइप की प्रॉपर्टी हो सकती है जिसको पब्लिक गुड के तौर पर यूज किया जा रहा है.
A property can be deemed a वक्फ if it has been used for religious or charitable purpose over an extended period. कोई भी प्रॉपर्टी जिसको ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड के लिए रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पज के लिए यूज किया जा रहा है, उस प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जा सकता है। रिसेंटली इसके अंदर जो अमेंडमेंट प्रोपोज किए गए हैं, इनमें से बहुत सारे प्रोविजन को अब चेंज कर दिया गया है। The proceeds from such properties are typically used to maintain mosque, fund schools or provide for the poor. वक्फ बोर्ड को जो प्रोसीड्स यहाँ पर मिलती हैं, इट मीन्स इन्हें जो भी इनका अर्निंग होता है, इन प्रॉपर्टीज के थ्रू होने वाली अर्निंग का यूज मॉस्क्यू के मेंटेन के लिए एंड स्कूल के लिए फंडिंग करने के लिए, पुअर पीपल की हेल्प के लिए यूज किया जाता है। If a property is designated a वक्फ, then it cannot be transferred through inheritance, sold or given away. अगर किसी प्रॉपर्टी को एक बार वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है, इस प्रॉपर्टी को इनहेरिटेंस नहीं किया सकता, सोल्ड नहीं किया सकता और ट्रांसफर नहीं किया सकता। A non-Muslim is also allowed to create a वक्फ as long as the objective of creating it align with Islamic principles. कोई नॉन मुस्लिम पर्सन चाहे तो किसी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी के तौर पर डेजिग्नेट कर सकता है, अगर वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। इन इंडिया वक्फ आर रेगुलेटेड बाय 1995 एक्ट। वक्फ 1995 एक्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में रेगुलेट किया जाता है। ईच वक्फ इज मैनेज्ड बाय अ मुतावली कस्टोडियन हु ओवरसी इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। हर वक्फ को मैनेज करने वाला एक हेड होता है जिसको कस्टोडियन बोलते हैं, और इस्लामिक लॉ के अंदर इसको मुतावली के नाम से जाना जाता है। While similar to a trust established under the Indian Trust Act of 1982, a वक्फ unlike a trust cannot dissolve by a board. ट्रस्ट जो इस्टेब्लिश किए जाते हैं वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंदर इस्टेब्लिश किए जाते हैं, और ट्रस्ट को यहाँ पर अबोलिश किया सकता है, डिजोल्व किया सकता है। बट वक्फ ट्रस्ट से थोड़ा डिफरेंट है, वक्फ को बोर्ड के द्वारा डिजोल्व नहीं किया सकता। रोल ऑफ द वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड का क्या रोल होता है? द 1995 एक्ट एस्टैब्लिश वक्फ बोर्ड इन ईच स्टेट टू ओवरसी द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी विद इन दियर ज्यूरिडिक्शन। इंडिया के और स्टेट के अंदर वक्फ बोर्ड है और ये 1995 एक्ट के अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश किए गए हैं। इनका जो मेन रोल होता है वो स्टेट के अंदर वक्फ प्रॉपर्टीज को ओवरसी करना या उनका एडमिनिस्ट्रेशन करना इनका मेन वर्क होता है। Each state work board has a chairperson and include one or two nominees from the state government, Muslim legislators, recognized Islamic scholars and मुतावली और वक्फ। हर स्टेट वक्फ बोर्ड के अंदर कुछ मेंबर होते हैं, सच एज इसका एक चेयरपर्सन होता है। चेयरपर्सन के साथ साथ इसमें वन और टू स्टेट गवर्नमेंट का नॉमिनी होते हैं, मुस्लिम लेजिस्लेटर इसका पार्ट होते हैं, रिकॉग्नाइज इस्लामिक स्कॉलर इसका पार्ट होते हैं एंड वक्फ का मुतावले भी इसके पार्ट होते हैं। The Act also mandated the appointment of full-time chief executive officer for each board, who must be a Muslim by faith and hold at least a rank of deputy secretary in the state government. हर वक्फ बोर्ड के अंदर एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जो कि मुस्लिम फेथ से बिलोंग करना चाहिए, एंड ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के इक्वल होगा। द वक्फ बोर्ड इज ऑथर्ड टू मैनेज वक्फ प्रॉपर्टी एंड टेक मेजर्स टू रिकवर लॉस्ट एसेट्स। वक्फ बोर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज करता है, साथ ही लॉस्ट एसेट्स को रिकवर करने के लिए कुछ मेजर्स टेकिंग कर सकता है। इट कैन ऑल्सो सैंक्शन द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल वक्फ प्रॉपर्टी थ्रू सेल, गिफ्ट, मॉर्टेज, एक्सचेंज और लीज। इमूवेबल वक्फ प्रॉपर्टीज को ये सैंक्शन कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है थ्रू सेल, गिफ्ट, मॉर्टेज, एक्सचेंज और लीज। हाउएवर दिस वुड रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ एट लीस्ट 2/3 ऑफ बोर्ड मेंबर्स। अगर किसी वक्फ प्रॉपर्टी को सैंक्शन या ट्रांसफर करना है तो इसके लिए बोर्ड के एटलीस्ट 2/3 मेंबर्स का यहाँ पर अप्रूवल टेकिंग करना होगा। सेंट्रल वक्फ काउंसिल लेजिस्लेशन ऑल्सो एस्टेब्लिश द सेंट्रल वक्फ काउंसिल, अ नेशनल एडवाइजरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के अंडर नेशनल एडवाइजरी बॉडी के तौर पर एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल होता है, जो कि 1995 एक्ट के अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश किया गया है। The council ensures the uniform administration of work properties across the country and is headed by Union Minister of Minority Affairs. सेंट्रल वर्क काउंसिल जो होता है ये वक्फ प्रॉपर्टीज के यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन को इंश्योर करता है। इट मीन्स पूरे इंडिया के अंदर जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उसके यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन को इंश्योर करने का काम सेंट्रल वक्फ बोर्ड करता है। सेंट्रल वक्फ बोर्ड का जो हेड होता है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर होता है। It also advises the union government of work related issues including policy development, implementation of work laws and resolution of inter-state dispute.
सेंट्रल वक्फ बोर्ड यूनियन गवर्नमेंट को वक्फ रिलेटेड इशूज से रिलेटेड एडवाइस गिवन करता है, सच एज पॉलिसी डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वक्फ लॉ एंड रेजोल्यूशन ऑफ इंटर स्टेट डिस्प्यूट से रिलेटेड यहाँ पर जितनी भी एडवाइस होती हैं वक्फ सेंट्रल वक्फ काउंसिल यूनियन गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराता है। की चेंजेस इन द प्रोपोज्ड बिल, अभी जो ये अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट के अंदर, इसमें क्या क्या न्यू चेंजेज किए जाने हैं अभी 1995 एक्ट के कंपेयर में। नंबर वन, डेफिनेशन ऑफ वक्फ एल्टर्ड, वक्फ का यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ एल्टर कर दिया गया है। नंबर टू, इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स को अब बोर्ड के अंदर इंक्लूड किया गया है। नंबर थ्री, पावर प्रोपोज इन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को यहाँ पर वक्फ प्रॉपर्टी के सर्वे से रिलेटेड यहाँ पर पावर गिवन की गई है। नंबर फोर, स्ट्रिंजेंट फाइनेंशियल ओवरसाइट, फाइनेंशियल ओवरसाइट यहाँ पर स्ट्रिंजेंट कर दिए गए हैं। नंबर फाइव, जुडिशियल रिव्यू अब इन प्रॉपर्टीज का किया जा सकता है, या वक्फ बोर्ड से रिलेटेड इशू जो हैं उनका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। नंबर वन, डेफिनेशन ऑफ वक्फ एल्टर्ड, अंडर द बिल ओनली लॉफुल प्रॉपर्टी ओनर्स हु हैव प्रैक्टिस इस्लाम फॉर एट लीस्ट 5 years आर ऑथराइज्ड टू पीरियड वक्फ प्रॉपर्टीज थ्रू द एग्जीक्यूशन ऑफ फॉर्मल डीड। न्यू अमेंडमेंट बिल के अकॉर्डिंग किसी भी प्रॉपर्टी को अगर वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना है तो उसका एक प्रॉपर ऑनर होना चाहिए और एटलीस्ट 5 years से वो मुस्लिम फेथ को प्रैक्टिस किया होना चाहिए। वही पर्सन यहाँ पर वक्फ प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकता है और उसके लिए फॉर्मल डीड यहाँ पर फॉलो करना होगा। इट मीन इससे पहले क्या होता था कि किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड के द्वारा अगर पब्लिक पर्पज या पब्लिक गुड के लिए यूज कर लिया गया है तो वो प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी हो जाया करती थी। लेकिन अब किसी भी प्रॉपर्टी को ऐसे ही वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, उस प्रॉपर्टी का एक लॉफुल ऑनर होना चाहिए, एटलीस्ट 5 years से वो मुस्लिम फेथ फॉलो करना चाहिए उसके द्वारा, उसी उसके एग्रीमेंट के बाद ही किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जा सकता है। दिस रिविजन एबॉलिश द वक्फ बाय यूज कॉन्सेप्ट विच परमिट अ प्रॉपर्टी टू बी कंसिडर्ड वक्फ बेस्ड ऑन यूजेज इवन इफ द ओरिजिनल डीड वाज डिस्प्यूटेड। पहले वक्फ बाय यूज कंसेप्ट यहाँ पर फॉलो किया जाता था, बट इस प्रोविजन के अंदर अब इस न्यू अमेंडमेंट के अंदर अब इस कंसेप्ट को अबोलिश कर दिया गया है। इट मीन्स पहले यहाँ पर यूज के बेस पर किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड के द्वारा वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जाता था। ट्रेडिशनली वक्फ प्रॉपर्टीज वर ऑफन डेडिकेटेड orally until formal documentation became standard practice. To prevent any fraudulent work claim, the bill stipulated any government property inherited by identified or declared as work property before or after the commencement of this act shall not be recognized as work property. अब जो न्यू अमेंडमेंट किए गए हैं ये अमेंडमेंट किसी भी फ्रॉडुलेंट वर्क क्लेम को प्रिवेंट करेगा और न्यू अमेंडमेंट के अंदर प्रोविजन कर दिया गया है कि जब से ये एक्ट इम्प्लीमेंट होगा उससे पहले और उसके बाद अगर वक्फ बोर्ड के द्वारा किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया जाता है तो उस प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। Additionally, the law permit widows, divorced women, and orphans to be beneficiary of the proceeds from वक्फ assets. इस न्यू अमेंडमेंट के अंदर प्रोविजन किया गया है कि वक्फ एसेट्स के थ्रू जो भी प्रोसीड होती है उस प्रोसीड का यूज विडोज के लिए, डाइवोर्स वुमेन के लिए, ऑर्फन्स के लिए, उनके वेलफेयर के लिए किया जाएगा। नंबर टू, इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम्स, वन ऑफ द मोस्ट कंटेंटियस एस्पेक्ट ऑफ द बिल इज द प्रोपोज्ड इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम्स इन की वक्फ इंस्टीट्यूशन, द सेंट्रल वक्फ काउंसिल, स्टेट वक्फ बोर्ड एंड वक्फ ट्राइब्यूनल्स। न्यू अमेंडमेंट के अंदर जो सबसे कंटेंटियस एस्पेक्ट है वो नॉन मुस्लिम्स का की वक्फ इंस्टीट्यूशंस के अंदर इंक्लूजन है, सच एज सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अंदर नॉन मुस्लिम्स का इंक्लूजन किया जा रहा है, स्टेट वक्फ बोर्ड के अंदर, वक्फ ट्राइब्यूनल के अंदर यहाँ पर नॉन मुस्लिम पर्सन्स को इंक्लूड किया जा रहा है। बिल एम्पावर द सेंटर टू अपॉइंट 3 members ऑफ पार्लियामेंट, 2 फ्रॉम द लोकसभा एंड 1 फ्रॉम राज्यसभा टू द सेंट्रल वक्फ बोर्ड विदाउट स्पेसिफाइंग दैट दे हैव टू बी मुस्लिम। इस न्यू अमेंडमेंट बिल के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो पार्लियामेंट के 3 members को सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंडर जिनमें से 2 लोकसभा से बिलोंग करेंगे एंड 1 राज्यसभा से सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अंदर इन्हें इंक्लूड किया जाएगा, बट स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि मुस्लिम होंगे या नॉन मुस्लिम होंगे। अंडर द 1995 द 3 MPs टू बी इंक्लूडेड इन काउंसिल हैड टू बी फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी। इससे पहले सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर
पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा से जो 3 मेंबर इस बोर्ड के अंदर हुआ करते थे वो ओनली मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर हुआ करते थे। बट अब इस प्रोविजन के अंदर न्यू प्रोविजन या अमेंडमेंट जो किए गए हैं इसमें कंसेप्ट को यहाँ पर साइड कर दिया गया है कि मुस्लिम कम्युनिटी से ही बिलोंग करेंगे। अब यहाँ पर नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर भी इस बोर्ड के अंदर हो सकते हैं, इस काउंसिल के अंदर हो सकते हैं। सिमिलरली एज पर द न्यू बिल स्टेट वर्क बोर्ड हैज टू इंक्लूड टू नॉन मुस्लिम्स एंड टू वुमेन एज मेंबर्स। इसी तरह से स्टेट वक्फ बोर्ड के अंदर पहले टू नॉन मुस्लिम मेंबर एंड टू वुमेन मेंबर, ये अब न्यू बिल के अंदर है। मतलब ये जो अभी नया अमेंडमेंट किया गया है, अब इस न्यू अमेंडमेंट के अंदर स्टेट बोर्ड के अंदर टू नॉन मुस्लिम मेंबर प्लस टू वुमेन इसकी मेंबर होंगे। नंबर 3, पावर रिपोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स अंडर 1995 had responsibility of surveying work property managed by survey commissioner but now be assigned to district collector or officers of equivalent rank। 1995 एक्ट के अकॉर्डिंग वर्क प्रॉपर्टीज को सर्वे करने का राइट सर्वे कमिश्नर को गिवन किया गया था, बट ये राइट अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को गिवन कर दिया गया है। नंबर 4, stringent financial oversight। The bill empowered the center to direct the audit of any work at any time by the auditor appointed by CAG of India or by any other officer designated by central government that for that purpose। न्यू अमेंडमेंट बिल के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है कि वो किसी भी वक्त प्रॉपर्टी का एनी टाइम डायरेक्ट ऑडिट करा सकती है। और ये जो ऑडिटर होगा ये कैग के द्वारा अपॉइंट किया गया ऑडिटर हो सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डेजिग्नेट किया गया कोई भी ऑफिसर वक्त प्रॉपर्टी का अब यहाँ पर ऑडिट कर सकता है। नंबर 5, जुडिशियल रिव्यू। द प्रोपोज्ड लॉ अलाउ कोर्ट्स टू इंटरवीन इन वर्क प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। प्रोपोज्ड लॉ के अंदर वर्क डिस्प्यूट में अब कोर्ट इंटरवीन कर सकता है। इट रिमूव द फाइनलिटी ऑफ डिसीजन मेड बाय द वर्क ट्राइब्यूनल अलाउइंग अग्राइव्ड पार्टीज टू अपील डायरेक्टली टू द कंसर्न हाई कोर्ट। पहले इससे पहले क्या होता था कि जो वक्फ डिस्प्यूट हुआ करते थे वो वक्फ ट्राइब्यूनल के द्वारा फाइनल डिसीजन उसमें टेकिंग किया जाता था, बट अब अगर एग्राइव्ड पार्टीज चाहती हैं तो वो डायरेक्टली हाई कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू की पावर यहाँ पर हाई कोर्ट को गिवन की गई है, जबकि इससे पहले वक्फ ट्राइब्यूनल ही वक्फ डिस्प्यूट को हैंडल किया करते थे। दिस इज एम्ड एट इंक्रीजिंग जुडिशियल ओवरसाइट एंड कर्बिंग इंस्टेंसेस ऑफ आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय वक्फ बोर्ड और ट्राइब्यूनल। पहले वक्फ बोर्ड या ट्राइब्यूनल के द्वारा पावर का आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज किया जाता था, बट अब जुडिशियल ओवरसाइट इसके थ्रू इंक्रीज कर दिया गया है सो दैट यहाँ पर आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर को कर्व किया जा सके। Potential implications and the way forward. The new amendment are a welcome step. It is crucial to implement measures that adequately protect work properties without infringement upon the freedom of religion guaranteed under Article 25 of the Constitution। न्यू अमेंडमेंट जो किए गए हैं ये एक वेलकम स्टेप है, बट ये जो स्टेप है ये मेनली वर्क प्रॉपर्टीज को एडिक्वेटली प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ इसके अंदर मेजर्स प्रोविजन किए गए हैं, बट यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 के अंदर जो रिलीजियस गारंटी दी गई है उसका कहीं ना कहीं इन्फ्रिंजमेंट भी है। इंक्रीज सेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क प्रॉपर्टी मैनेजमेंट अंडर न्यू बिल माइट अंडरमाइन द ऑटोनॉमी ऑफ मुस्लिम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। वर्क प्रॉपर्टी मैनेजमेंट पर जो सेंट्रलाइजेशन इंक्रीज हुआ है ये कहीं ना कहीं मुस्लिम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की ऑटोनॉमी को अंडरमाइन करता है। Some critics have to say that will non-Hindus be allowed to Hindu temples board in states such as Tamil Nadu, Kerala and Karnataka। कुछ क्रिटिक का कहना है कि तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटक जैसे स्टेट में हिंदू टेम्पल बोर्ड में क्या नॉन हिंदू मेंबर को ऐड किया जा सकता है, जिस तरह से मुस्लिम बोर्ड के अंदर हिंदूज को अब इंक्लूड करने के लिए यहाँ पर अमेंडमेंट किए गए हैं। What are various provisions under goods and service tax GST? What is goods and service tax? GST is an indirect tax system introduced in India on July 1, 2017, which subsumed multiple indirect tax levied by the state and central government such as VAT, excise duty and service tax। GST एक indirect tax system है जो कि इंडिया में जुलाई 1, 2017 को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अंदर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लेवी किए जाने वाले मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्स को सब्ज्यूम किया गया है।
सच एज वैट, एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स, इन सभी को सब्ज्यूम करके यहाँ पर एक टैक्स बनाया गया है। जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स दैट इज लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर। जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है जो कि मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर को सप्लाई किए जाने वाले गुड्स एंड सर्विसेज पर लेवी किया जाता है। इट इज डिजाइन टू क्रिएट अ कॉमन नेशनल मार्केट इन इंडिया बाय एलिमिनेटिंग बैरियर्स टू इंटर स्टेट ट्रेड। जीएसटी जो डिजाइन किया गया है वो मेनली इंडिया में कॉमन नेशनल मार्केट को क्रिएट करने के लिए डिजाइन किया गया है, साथ ही इंटर स्टेट ट्रेड से रिलेटेड बैरियर को एलिमिनेशन इसके थ्रू किया गया है। मेन फीचर्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी के मेन फीचर्स क्या क्या है? एप्लीकेबल ऑन सप्लाई साइड, जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बट इन ओल्ड कंसेप्ट टैक्स एप्लीकेबल ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स और ऑन सेल ऑफ गुड्स और ऑन प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई पर एप्लीकेबल होता है, जबकि ओल्ड कंसेप्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टैक्स पहले मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स पर एप्लीकेबल हुआ करता था एंड गुड्स का अगर सेल किया जाता था उस टाइम पर टैक्स इम्पोज किया जाता था, साथ ही सर्विस से रिलेटेड प्रोविजन पर यहाँ पर टैक्स इम्पोज किया जाता था। इट मीन्स जीएसटी करंट में ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर एप्लीकेबल है, बट इससे पहले मैन्युफैक्चरिंग पर एंड सेल ऑफ गुड्स पर ये अप्लाई किया जाता था। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन, जीएसटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्सेशन एज अगेंस्ट द ओल्ड प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन। ओल्ड प्रोविजन में जो टैक्सेशन था वो ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन था, बट अब न्यू जीएसटी के अंदर जो प्रोविजन किया गया है ये डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्सेशन के प्रिंसिपल के बेस पर है। ड्यूअल जीएसटी, इट इज अ ड्यूअल जीएसटी विद द स्टेट एंड सेंटर सिमुलेटेनियसली लेविंग टैक्स ऑन अ कॉमन बेस। जीएसटी ड्यूअल जीएसटी है बिकॉज यहाँ पर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कॉमन बेस पर साइमल्टेनियसली टैक्स लेवी करते हैं। जीएसटी टू बी लेविड बाय सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रल जीएसटी एंड दैट टू बी लेविड बाय स्टेट इज कॉल्ड स्टेट जीएसटी। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो जीएसटी कलेक्ट किया जाता है इसको हम सेंट्रल जीएसटी सीजीएसटी के नाम से जानते हैं, साथ ही स्टेट के द्वारा जो जीएसटी कलेक्ट किया जाता है उसको हम एसजीएसटी के नाम से जानते हैं। Import of goods or services would be treated as inter-state supplies and will be known as integrated goods and service tax in addition to the applicable custom duties. गुड्स एंड सर्विसेज का अगर इंपोर्ट किया जाता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, इस केस में इसके ऊपर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स आईजीएसटी यहाँ पर इम्पोज किया जाता है और कस्टम ड्यूटीज पर ये एप्लीकेबल है। जीएसटी रेट टू बी म्यूचुअली डिसाइडेड, सीजीएसटी एसजीएसटी एंड IGST are levied at rate to be mutually agreed upon by the state and center. CGST, SGST एंड IGST का जो लेवी किया जाता है वो स्टेट एंड सेंट्रल के म्यूचुअल एग्रीमेंट के बेस पर ये फिक्स किए जाते हैं। द रेट्स आर फिक्स्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल यहाँ पर रेट ऑफ टैक्स यहाँ पर फिक्स करती है, उसके लिए उससे पहले वो रिकमेंड करती है। Multiple rates. Initially, GST was levied at four rates: 5%, 12%, 18%, 28%. The schedule or list of items that would fall under the multiple slabs are prepared by GST Council. कौन सा आइटम किस टैक्स स्लैब के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, इससे रिलेटेड एक जो टेबल तैयार किया जाता है वो जीएसटी काउंसिल के द्वारा ही प्रिपेयर किया जाता है। लाइबिलिटी बेसिस ऑफ जीएसटी, जीएसटी का लाइबिलिटी बेसिस क्या है इन इंडिया? जीएसटी बिल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 2014 थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल 122nd अमेंडमेंट बिल। इंडिया के अंदर जीएसटी बिल 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसके लिए 122nd अमेंडमेंट बिल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पास कराया गया था। जीएसटी गॉट एन अप्रूवल इन 2016 एंड वाज रीनंबर्ड इन द स्टैट्यूट बाय राज्यसभा एज द कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016। जीएसटी को अप्रूवल 2016 में गिवन किया जाता है और राज्यसभा के अकॉर्डिंग ये 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। इट्स प्रोविजंस सेंट्रल सीजीएसटी कवर एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एटसेट्रा। स्टेट जीएसटी कवर वैट, लग्जरी टैक्स एटसेट्रा। इंटीग्रेटेड जीएसटी इंटर स्टेट ट्रेड। आईजीएसटी इज नॉट अ टैक्स बट अ सिस्टम टू कोऑर्डिनेट स्टेट एंड यूनियन टैक्सेस। आईजीएसटी मेनली वो टैक्स नहीं है बट ये स्टेट और यूनियन टैक्स को कोऑर्डिनेट करने का एक सिस्टम है। आर्टिकल 246 ए स्टेट है पावर टू टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज। आर्टिकल 246 ए के अंदर स्टेट को पावर दी गई है कि वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेवी कर सकती है।
जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A टू एडमिनिस्टर एंड गवर्न जीएसटी। जीएसटी काउंसिल इज फाउंड बाय द प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 279A के अंदर प्रोविजन किया गया है कि प्रेसिडेंट के द्वारा सेंट्रल जीएसटी काउंसिल यहाँ पर स्टेब्लिश की जाएगी, सो दैट जीएसटी को एडमिनिस्टर किया सके, गवर्न किया सके। जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है, एंड इसके अदर मेंबर की अगर बात की जाए तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। द काउंसिल इज डिवाइडेड इन सच अ वे दैट द सेंटर विल हैव 1/3, इट मीन्स 33% वोटिंग पावर, एंड द स्टेट हैव 2/3 66%। जीएसटी काउंसिल को इस तरह से डिवाइड किया गया है कि यहाँ पर सेंटर को 1/3 इट मीन 33% वोटिंग पावर गिवन किया गया है, एंड स्टेट के लिए यहाँ पर 2/3 66% पावर गिवन किया गया है। द डिसीजन आर टेकन बाय 3/4 75% मेजोरिटी, 75% मेजोरिटी के हिसाब से यहाँ पर जो सारे डिसीजन टेकिंग किए जाते हैं। की अचीवमेंट्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी से रिलेटेड की अचीवमेंट क्या क्या रहे हैं। राइजिंग नंबर ऑफ जीएसटी टैक्स पेयर्स, जीएसटी टैक्स पेयर का नंबर यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। अप्रैल 2018 में जहाँ 1.05 करोड़ पीपल जीएसटी फाइल किया करते थे, वहीं अप्रैल 2024 में 1.46 करोड़ पीपल जीएसटी फाइल करने वाले अब बढ़ चुके हैं। एलिमिनेटेड द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस का जो पहले कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ करता था, अब इसको एलिमिनेट किया जा चुका है जीएसटी के थ्रू। जीएसटी रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स, स्मॉल टैक्स पेयर पर जो कंप्लायंस बर्डन हुआ करता था पहले, अब जीएसटी के थ्रू उसको रिड्यूस कर दिया गया है। इंक्रीज इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन बाय इलेक्ट्रॉनिक वे, ई बिल्स। इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स को इलेक्ट्रॉनिक वे बिल के थ्रू इंक्रीज किया गया है। की चैलेंजेस कंसर्न एंड पोटेंशियल सॉल्यूशंस, जीएसटी के बिफोर क्या क्या की चैलेंजेस हैं और उसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। की चैलेंजेस, मल्टीपल टैक्स स्लैब एंड वेरियस प्रोडक्ट्स आर स्टिल आउटसाइड परव्यू ऑफ जीएसटी। जीएसटी के अंदर मल्टीपल टैक्स स्लैब है और वेरियस प्रोडक्ट को जीएसटी परव्यू से अभी भी आउट रखा गया है, सच एज लिक्वर को अभी भी जीएसटी के अंडर नहीं इंक्लूड किया गया है। टैक्सेशन पावर ऑफ स्टेट हैज रिड्यूस, जीएसटी आने के बाद यहाँ पर स्टेट की जो टैक्सेशन पावर थी वो रिड्यूस हुई है। शॉर्ट फॉल इन रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ स्टेट इज नॉट कंपेंसेटेड टाइमली, जीएसटी की वजह से स्टेट का जो रेवेन्यू कलेक्शन में शॉर्टफॉल हुआ है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंपेंसेट टाइमली नहीं किया जा रहा है। पोटेंशियल सॉल्यूशंस इसके क्या क्या हो सकते हैं। नीड टू रैशनलाइज टैक्स स्ट्रक्चर, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ टैक्स स्लैब, हमें टैक्स स्लैब को रिड्यूस करना होगा, साथ ही टैक्स स्ट्रक्चर को हमें रैशनलाइज करना होगा। रेवेन्यू लॉस ऑफ स्टेट शुड बी कंपनसेटेड ऑन टाइम, स्टेट को जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से जो रेवेन्यू लॉस हुआ है उसको टाइम टू टाइम कंपनसेट करना होगा। अर्ली ऑपरेशनलाइजिंग ऑल द बेंचेज ऑफ द जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल, जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल की जो बेंचेज हैं उसको अर्ली ऑपरेशनलाइज करना होगा। वर्ल्ड वाटर डे 2025, एवरी ईयर 22 मार्च is celebrated as a World Water Day. What are India's initiatives related to water resource management? Why in which? The Ministry of Jal Shakti has launched the 6th edition of Jal Shakti Abhiyan Catch the Rain campaign 2025 on 22nd March 2025 World Water Day. मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2025 का 6th एडिशन यहाँ पर लॉन्च किया गया है, और ये जो एडिशन लॉन्च किया है वो 22 मार्च 2025 को वर्ल्ड वाटर डे के दिन यहाँ पर लॉन्च किया गया है। थीम, पीपल्स एक्शन फॉर वाटर कंजर्वेशन टुवर्ड्स इंटेंसिफाइड कम्युनिटी कनेक्ट, जल संचय जल भागीदारी जन जागरूकता की ओर। इंडिया में वर्ल्ड वाटर डे का जो थीम है वो पीपल्स एक्शन फॉर वाटर कंजर्वेशन टुवर्ड्स इंटेंसिफाइड कम्युनिटी कंसेप्ट, ये इंडिया का थीम रहा है, जबकि यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस का जो थीम है वो थोड़ा अलग है। यूनाइटेड नेशन का जो थीम है मेनली वो ग्लेशियर प्रिजर्वेशन इसका थीम है। Central government reaffirmed its commitment to the principle of every drop count with the focus on 148 districts across India for water conservation, rainwater harvesting and groundwater recharge. एवरी ड्रॉप काउंट के प्रिंसिपल को यहाँ पर फुलफिल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक कमिटमेंट को अपना ये रीअफर्म किया है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है वो जल शक्ति अभियान के थ्रू इंडिया के अबाउट 140 डिस्ट्रिक्ट में वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज से रिलेटेड यहाँ पर कुछ इनिशिएटिव टेकिंग करना रहा है,
बिकॉज इंडिया के कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर वाटर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। स्पेशली यहाँ पर 148 डिस्ट्रिक्ट को चूज किया गया है। द जल जंगल जल मिशन वॉज launched with the focus on restoring ecological link between forest, river and spring। इंडिया के अंदर जल जंगल जल मिशन लॉन्च किया गया था सो दैट फॉरेस्ट, रिवर्स एंड स्प्रिंग के बीच में इकोलॉजिकल रिंग को रिस्टोर करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स टेकिंग किए जा सके। वर्ल्ड वाटर डे, दिस डे एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट वाटर कंजर्वेशन एंड इट्स सस्टेनेबल मैनेजमेंट। इस दिन वाटर कंजर्वेशन को बूस्ट करने के लिए कुछ अवेयरनेस यहाँ पर इंक्रीज किए जाते हैं, स्पेशली पूरे वर्ल्ड के अंदर ये अवेयरनेस स्प्रेड किया जाता है सो दैट वाटर का सस्टेनेबल मैनेजमेंट किया जा सके। This day was conceptualized at the 1992 Rio Summit and officially designated to be observed annually by the UNGA United Nations General Assembly in 1993। पहली बार रियो डी जेनेरियो समिट 1992 में इस कंसेप्ट को, वर्ल्ड वाटर डे कंसेप्ट को यहाँ पर कंसेप्चुलाइज किया गया। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा 1993 में एनुअली इस दिन को वर्ल्ड वाटर डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाने लगा। इट मीन 22 मार्च को एवरी ईयर वर्ल्ड वाटर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अलाइन विद SDG, वर्ल्ड वाटर डे को यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ अलाइन किया गया है। दिस डे अलाइन विद UN SDG 6 इंश्योरिंग वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030। UN SDG 6 के अंदर वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030 इंश्योर किया गया है। थीम 2025 ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। 2025 में जो UN के द्वारा वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसका थीम ग्लेशियर प्रिजर्वेशन है। What are India's initiatives related to water resource management? वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए इंडिया की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए हैं? नंबर 1, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, ये फर्स्ट प्लान है। नंबर 2, नेशनल एक्वीफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम। नंबर 3, मिशन अमृत सरोवर। नंबर 4, जल जीवन मिशन। नंबर 5, जल शक्ति अभियान। नंबर 6, सेंट्रल वाटर कमीशन। नंबर 7, अटल भूजल योजना। नंबर 8, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। Number 1, National Perspective Plan for Interlinking of Rivers, formulated in 1980 to transfer water from surplus basin to deficit areas। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स 1980 में फॉर्मुलेट किया गया है। ये इसलिए फॉर्मुलेट किया गया है सो दैट वाटर को सरप्लस बेसिन से डेफिसिट एरिया में ट्रांसफर किया जा सके। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी आइडेंटिफाइड अबाउट 30 इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट अंडर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट, 16 इन पेनिनसुलर रीजन एंड 14 इन हिमालयन रीजन। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी ने इंडिया में अबाउट 30 इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए हैं इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट के अंदर, जिसमें 16 रिवर्स पेनिनसुलर रीजन के अंदर है, 14 रिवर हिमालयन रीजन के अंदर है। इट मीन्स नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी ने इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट के अंदर अबाउट 30 इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए हैं जिन्हें यहाँ पर इंटरलिंक किया जाएगा। नंबर 2, नेशनल एक्वीफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है इम्प्लीमेंटेड बाय सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड अंडर ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन स्कीम। नेशनल एक्वीफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। मैप्स और एक्वीफर्स मीन्स वाटर बेयरिंग फॉर्मेशंस, कैरेक्टराइज देम एंड डेवलप एक्वीफर मैनेजमेंट प्लान। नेशनल एक्वीफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंडर ऑल एक्वीफर्स का मैपिंग किया जाता है एंड इनका कैरेक्टराइज क्या है उसको यहाँ पर सेट किया जाता है, साथ ही और एक्वीफर्स के मैनेजमेंट से रिलेटेड प्लानिंग किया जाता है। एम, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्स अक्रॉस द कंट्री। नेशनल एक्वीफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम का जो मेन एम है वो पूरे कंट्री के अंदर ग्राउंड वाटर रिसोर्स को सस्टेनेबल मैनेज करना है। नंबर 3, मिशन अमृत सरोवर। मिशन वॉज लॉन्च्ड एज पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव टू कंजर्व वाटर बॉडीज को कंजर्व करने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव के पार्ट के तौर पर मिशन अमृत सरोवर लॉन्च किया है इंडिया के अंदर। एम टू डेवलप एंड रिजुविनेट 75 वाटर बॉडीज इन ईच डिस्ट्रिक्ट। मिशन अमृत सरोवर का जो मेन एम है वो ईच डिस्ट्रिक्ट के अंदर अबाउट 75 वाटर बॉडीज को रिजुविनेट एंड डेवलप करना है। नंबर 4, जल जीवन मिशन JJM, इसका मेन एम क्या है? प्रोवाइड पोर्टेबल टेप वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाय 2024। 2024 तक एवरी रूरल हाउस होल्ड को पोर्टेबल टेप वाटर प्रोवाइड कराना जल जीवन मिशन का एम है।
जल जीवन मिशन फोकस ऑन टेप वाटर सप्लाई इन वाटर स्केर्स एंड ड्रॉट प्रोन एरियाज। ड्रॉट प्रोन एरियाज को भी इसके अंदर फोकस किया गया है। इंक्लूड बल्क वाटर ट्रांसफर एंड रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम। नंबर 5 जल शक्ति अभियान लॉन्च इन द वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। इंडिया के अंदर जो भी वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट हैं उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के लिए जल शक्ति अभियान लॉन्च किया गया। कैच द रेन कैंपेन लॉन्च टू कवर ऑल डिस्ट्रिक्ट रूरल एंड अर्बन एरियाज। कैच द रेन ये जो कैंपेन है वो ये कैंपेन गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया के ऑल रूरल एंड अर्बन एरियाज के डिस्ट्रिक्ट को कवर करने के लिए यहाँ पर ये लॉन्च किया गया। इसका जो मेन एम है टू कैप्चर रेन वाटर वेयर एंड व्हेन इट फॉल्स। जहाँ पे रेन होता है वहाँ पर रेन वाटर को कैप्चर करना है। ये कैच द रेन का मेन ऑब्जेक्टिव है। नंबर 6 सेंट्रल वाटर कमीशन प्रोमोट्स स्टडीज फॉर इरिगेशन प्रोजेक्ट। इंडिया में सेंट्रल वाटर कमीशन है जो कि इरिगेशन प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड स्टडीज को प्रमोट करता है। फोकस एरियाज इसके क्या क्या है? इम्प्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। वाटर यूज एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है एंड कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस को ये इम्प्रूव करता है। नंबर 7 अटल भूजल योजना सेंट्रल सेक्टर स्कीम इन वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज इन 8774 ग्राम पंचायत ऑफ 81 डिस्ट्रिक्ट ऑफ 7 स्टेट नेमली हरियाणा गुजरात कर्नाटक एमपी महाराष्ट्र राजस्थान एंड यूपी। अटल भूजल योजना मेनली इंडिया के 7 स्टेट को कवर करता है। इन 7 स्टेट के अंदर 81 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस योजना को लॉन्च किया गया और इन 81 डिस्ट्रिक्ट के अंदर अबाउट 8774 ग्राम पंचायत को इसके अंडर कवर किया गया है। एम्फेसाइजेड डिमांड साइड इंटरवेंशन एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इसके अंदर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया गया है। नंबर 8 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी ग्राउंड वाटर के नाम से भी इसको जाना जा सकता है। ऑपरेशनल सिंस 2015 टू 16 2015 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कंटिन्यू चल रही है। एम एनहांस वाटर कंजर्वेशन एट दी फार्म लैंड। फार्म लैंड पर किस तरह से वाटर कंजर्वेशन को हम एनहांस कर सकते हैं, मेन एम है इसका। एनहांस फार्म वाटर एक्सेस एंड प्रोमोट एफिशिएंट इरिगेशन। फार्म वाटर एक्सेस को एनहांस करना साथ ही एफिशिएंट इरिगेशन को यहाँ पर प्रमोट किया जाता है इसके थ्रू। इन्वॉल्व ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी सस्टेनेबल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस एंड मोर। पर ड्रॉप मोर क्रॉप डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इज इम्प्लीमेंटेड द पर ड्रॉप मोर क्रॉप इनिशिएटिव ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंडर ही पर ड्रॉप मोर क्रॉप इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया और ये इनिशिएटिव डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर किया गया है। इट फोकस ऑन वाटर यूज एफिशिएंसी एट द फार्म लेवल थ्रू माइक्रो इरिगेशन। पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंडर वाटर यूज एफिशिएंसी को फोकस किया गया थ्रू माइक्रो इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन में ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम हैज बीन ब्रॉट अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंडर एक कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम भी इंक्लूड किए गए हैं। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एनहांस द यूटिलाइजेशन ऑफ इरिगेशन पोटेंशियल क्रिएटेड एंड इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस थ्रू पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट। कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो इंडिया के अंदर जो भी इरिगेशन पोटेंशियल है उसको उसके यूटिलाइजेशन को एनहांस करना है, साथ ही एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।